हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिज्म, नारीवाद जिसे हम बोलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में फेमिनिज्म क्या बोलता है, क्या उसका मानना है, ये हमारे यूजीसी नेट के अंदर क्रिटिकल थियरीज हैं, उसके अंदर है फेमिनिज्म। ठीक है, और यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और नॉर्मल कोई भी इंसान अगर समझना चाहे तो उसके लिए भी है। ठीक है, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफी बच्चों के पहले मैं एक बार एक डाउट क्लियर कर देती हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। काफी बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं, तो आज की क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन या कमेंट आप देख लेना। उसके बाद आज की क्लास जो मैंने मटेरियल लिया है वो ज्ञान कोश की जो वेबसाइट है वहां से लिया है। वहां पे परफेक्ट दिया हुआ है, आपको समझना है। जिसने नहीं पढ़ा है ना, इतनी इजी लैंग्वेज में वहां से दे रखा है, और मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी, आपको समझ आ जाएगा। क्लास को पूरा देखना, और जरूरी है यहाँ हर एक कॉलेज के, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर फेमिनिज्म का जो टॉपिक है वो वहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन में, और हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में तो है ही। ठीक है, तो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव एंटर्ड द इंटरनेशनल रिलेशन एट द एंड ऑफ द 1980s। पहले यार टाइम याद कर लिया करो, क्योंकि हमारे पेपर में कई बार आता है कि कब इंटरनेशनल रिलेशन में ये थियरी आई थी। ठीक है, इस टाइप से डेट पूछ लेते हैं। तो 1980s के लास्ट में आई थी। ठीक है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आईआर के अंदर। Feminist perspective in the international relation draw attention towards the phase that masculine conception of international relation embedded in the existing theories have marginalized the role of women in the international relation। ये कहते हैं कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो इस बात पे हमारी अटेंशन को ड्रॉ करता है कि जो अभी तक की जो मेन लाइन थियरीज हैं, जैसे कि रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, या कंस्ट्रक्टिविज्म, इस टाइप की जो थियरीज हैं वो ओनली मस्कुलाइन जो कॉन्सेप्शन है, मैन डोमिनेटेड जो कॉन्सेप्ट है, ओनली इंटरनेशनल रिलेशन में उस चीज को रखती हैं। फीमेल्स की तो बात वहां पे होती ही नहीं। फीमेल्स को एक मार्जिनलाइज्ड रोल दिया हुआ है, मार्जिन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो फीमेल्स का जो रोल है उसे हाईलाइट करता है, और हमारी अटेंशन को ड्रॉ करता है कि जो अभी तक मार्जिनाइज रोल दिया हुआ था जो मेन स्ट्रीम थियरीज ने, उसके ऊपर हमारी अटेंशन ड्रॉ करता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में ये समझो कि अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे नॉर्मली जो सारे काम किए जाते थे, सिक्योरिटी का हो, डिप्लोमेसी का हो, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का काम हो, यूएन के अंदर कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना हो, आप कितने देखोगे कि ओनली मेल्स हैं वहां पे। फीमेल्स की क्या पिक्चर होती है? अब G7 की मीटिंग में देखो, वहां पर कितने हेड फीमेल होते हैं? दो, एक, इस टाइप से रहते हैं। ठीक है, G20 की मीटिंग में देखो, वहां पे कितने हेड होते हैं? तीन, चार। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और कहाँ पे है फीमेल्स? फीमेल्स को कितनी मार्जिनल पे रखा हुआ है, वो ये हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फेमिनिज्म जो है वो जेंडर और जो सेक्स, जो दो वर्ड हैं उनके बीच में डिस्टिंक्शन करता है। ठीक है, फेमिनिज्म सिर्फ इस जेंडर पर्सपेक्टिव को आर्ग्यू करता है। सेक्स क्या होता है? सेक्स जो कि एक नॉर्मल बायोलॉजिकल बॉडीली फीचर है एक ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, कि ये मेल है, ये फीमेल है, जो कि एक फिजिकल अपीयरेंस से भी हमें दिख जाएगा कि ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, वो बायोलॉजिकल है, वो भगवान का दिया हुआ है, नेचुरल है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जेंडर क्या है? जेंडर वो चीज है जो कि हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए डिसाइड किया है, हमारे ऊपर थोपा है, हमें हमें क्रिएट किया है उस टाइप से। ठीक है, जेंडर वो है, हमें फीमेल की तरह क्रिएट किया है, मेल्स को मेल की तरह क्रिएट किया है, वो जेंडर है। और जो फेमिनिज्म है वो इस जेंडर की बात करता है। ठीक है, फेमिनिस्ट जो थियरी है वो इस जेंडर के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाती है कि ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ है, एक सोसाइटी जो हमारे ऊपर थोप देती है कि ये फेमिनाइन क्वालिटीज हैं, ये मस्कुलाइन क्वालिटीज हैं, जो कि हमारी अपब्रिंगिंग जो होती है, हमारा पालन पोषण होता है, हमें बड़ा किया जाता है, उन चीजों के अकॉर्डिंग वो हमारे अंदर डाला जाता है। ठीक है, वो कुछ ऐसा नहीं है कि नेचुरल है, आ गया है एक इंसान के अंदर। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ।
देखो, नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा समझा जाता है कि मेल्स को एग्रेसिव होना चाहिए, उन्हें गुस्सा आना चाहिए, वॉलेंट होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। देखो, जब दो बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो आपने देखा होगा कई लड़कियां भी बहुत शरारती होती होंगी, ठीक है। या फिर आप बड़े होके, मतलब अभी आप बड़े हो गए हो, पर बचपन में आप याद करते होंगे या मम्मी पापा बताते होंगे हमारे कि ये बहुत ज्यादा शरारती थी, बच्चों को पीट के आ जाती थी। अब क्या हो गया, अब वो लड़की इतनी शरीफ बन के रहती है, अब क्या हो गया है उसे, उसके अंदर कुछ तो चेंज हुआ है ना। अब वो चेंज किसने किया है, वो चेंज सोसाइटी ने किया है, वो चेंज हमारी फैमिली ने किया है, हमारे अंदर वो फेमिनाइन जो क्वालिटीज हैं वो डाल के। आप दूसरा एग्जांपल लो कि एक मेल है, एक लड़का है, वो छोटा है, पैदा हुआ है, वो बहुत रोता है, ठीक है। मतलब ये लगा लो कि बात बात पे, जैसे रोने वाले ये कह देते हैं लड़कियां बात बात पे रोती है, तो ये लगा लो उस बच्चे के अंदर ये है कि वो बात बात पे रोने लग जाता है, ठीक है। अब बाद में वो बड़ा हो गया, अब वो ऐसा पत्थर दिल हो गया है कि उसे रोना ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसको खुद से ऐसे लगने लग गया है कि मैं रोऊंगा तो ऐसा हो जाएगा कि सोसाइटी क्या कहेगी, ठीक है, इस टाइप से। तो वो चीज किसने डाली है, वो सोसाइटी ने डाली है, फैमिली ने डाली है कि आप मेल है, आपके अंदर ये एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक नर्चर की वजह से आया है, कुछ नेचुरल नहीं है इसमें, ये क्रिएटेड है, ठीक है। तो फेमिनिज्म इस बात पे बात करता है, जो कि जेंडर, जो कि सोसाइटी ने बताया है, ठीक है। मैस्कुलिनिटी जो कि मेल्स के साथ एसोसिएट करती है सोसाइटी, और फेमिनिटी जो फीमेल्स के साथ एसोसिएट करती है, ठीक है, इस टाइप के कैरेक्टर। अब इंटरनेशनल लेवल पे आप करोगे जब इसे, तो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे बात होंगी कि रैशनल होना एक मेल कैरेक्टर है, ठीक है। रैशनलिटी को मेल के साथ एसोसिएट करते हैं, एंड फीमेल के साथ में इमोशनल होना एसोसिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिक को मेल के साथ एसोसिएट करते हैं, और प्राइवेट रहना फीमेल के साथ एसोसिएट करते हैं। देन ऑब्जेक्टिव होना मेल को एसोसिएट करते हैं, एंड सब्जेक्टिव होना फीमेल को एसोसिएट करते हैं, ठीक है। जैसे मोर्गेंथो बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी होगी इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी डिसीजन होंगे, जो भी पॉलिटिक्स होगी, वो ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। अब फीमेल जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो सब्जेक्टिव बताएगा, ठीक है उसे। देन मेल को प्रोटेक्टर की तरह, वॉर टाइम में प्रोटेक्टर की तरह बताते हैं, और फीमेल्स को प्रोटेक्टेड, कि किसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो फीमेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेल को कुछ ऐसा कि उसके अंदर पावरफुल है वो, ठीक है, और फीमेल के अंदर वीकनेसेस, कि फीमेल वीक है, इस टाइप से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। ये थियरीज के अंदर जो थियोरेटिकल जो है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स है, वो इन चीजों पे चलती है, ठीक है। जो यहाँ पे जो जेंडर लेवल, जो यहाँ पे मैस्कुलाइन फेमिनाइन, जैसे कि नॉर्मल लेवल पे हम बोल देते हैं कि रोना, एग्रेसिव होना, रूड होना, वॉलेंट होना, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या बन जाते हैं वो, रैशनल, इमोशनल, पब्लिक, प्राइवेट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। आई थिंक मैं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर अभी भी कोई दिक्कत है ना तो बता देना, मैंने पहले भी ये बात सेक्स एंड जेंडर के बीच में डिफरेंस बताया है आपसे, आज मैं फिर से बता रही हूँ। इम्पोर्टेंट है, समझ लो। और जितनी भी फेमिनिस्ट थियरीज हैं, जितने भी थियरिस्ट हैं फेमिनिस्ट, वो इसी बात पे आर्ग्यू करते हैं, जो जेंडर जो कि सोसाइटी ने डाला है उसके ऊपर आर्ग्यू करते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम लगा दिया मैंने इस पे समझाने में, ठीक है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल लेवल का भी, और जो फेमिनिस्ट जो थियरिस्ट, जो फेमिनिज्म इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, फेमिनिज्म एक स्ट्रीम की तरह आया था, उसका भी बैकग्राउंड लिया हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे तो 1980s में आया है, बट उससे पहले भी फेमिनिज्म आ चुका है, उसके वेव्स आ चुके हैं, जहाँ पे वोटिंग राइट की मांग हुई थी, एजुकेशनल राइट्स की बात हुई, ठीक है। वो सब पहले आ चुका है। तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। जो वर्ड फेमिनिज्म है वो फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था, फ्रेंच फिलोसोफर थे चार्ल्स फूरियर, उन्होंने यूज किया था। और उन्होंने आर्ग्यू किया था कि और मैन एंड वुमेन्स को उनके स्किल और एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है, इक्वल पे। ये नहीं है कि वुमेन है तो उसे एक लेस पेड जॉब दी जाए, ठीक है। उसके बाद साइमन डी बिवोयर, उन्होंने अपना एक ऐसे, एक बुक लिखी थी द सेकेंड सेक्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1949 के अंदर। उसके अंदर उन्होंने वुमेन को वीकर मानना, क्योंकि
बायोलॉजी ही उसे वीकर बनाती है, ठीक है। जैसे बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो वुमेन के अंदर है, ये उसे वीकर बनाती है, इस आइडिया को वो रिजेक्ट करती हैं, ठीक है। वो कहती हैं कि वुमेन को वीकर किसने बनाया है, पैट्रियार्कल सोसाइटी और जो सोशियो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है उसने वीकर बनाया हुआ है, ठीक है, वुमेन को। ये वैसे मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इस पर कितना भी बोल सकती हूँ, बहुत बड़ा, आई थिंक मैं बड़ा भी कर दूं, बट कोई नहीं, मैं छोटा करके अच्छे से, ठीक से, कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। उसके बाद मैरी वोllstonecraft एक फेमिनिस्ट है, मतलब ये लगा लो अर्ली फेमिनिस्ट। इन्होंने 1786 जब जेएस मिल एंड मैरी वोllstonecraft इन्होंने आर्ग्यू किया था कि वुमेन्स को भी वोटिंग राइट दो। वोटिंग राइट जो फर्स्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट आई थी उसके अंदर थे मैरी वोllstonecraft, जेएस मिल, जिन्होंने वोटिंग राइट और एजुकेशनल राइट वुमेन्स को देने की बात की थी, ठीक है। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ, सबसे पहले मैरी वोllstonecraft ने क्या लिखा था, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ये उन्होंने 1786 के अंदर पब्लिश की थी। देन उसकी जो फेमस बुक है वो है द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये उनकी बहुत फेमस बुक है, पेपर में हमारे बार बार आता है, ठीक है। इसका नाम पूछ लिया जाता है, मैच द कॉलम में आता है, ईयर पूछ ली जाती है, आप रट लो चाहिए, ठीक है। हमारे मैरी वोllstonecraft सिलेबस में भी लगी हुई है। देन उसके बाद है, मैंने यहाँ पे कुछ इंडियन जो फेमिनिस्ट थे उनके बारे में भी लिखा है। पंडिता रामाबाई सरस्वती, ये लगा लो जब यूरोप के अंदर फेमिनिज्म आया तो इंडिया के अंदर भी कुछ कुछ, जैसे पहले तो मेल्स ही बात कर रहे थे, जैसे राजा राम मोहन राय ने बात की है, सती प्रथा को एंड किया, कुछ ऐसे मेल्स ही आ रहे थे, बट फीमेल्स में पीछे ही रह रही थी फीमेल। बट यहाँ पे पंडिता रामाबाई भी आगे आई, उन्होंने भी लिखा, ठीक है। हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स, ये उनकी फेमस बुक थी, 1887 में लिखी, और इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आती है, किसने लिखी है, कब लिखी है, ईयर क्या है, फुल नेम क्या है बुक का, ठीक है। तो ये याद रखना, पंडिता रामाबाई। यहाँ पे जितनी भी बुक मैंने मेंशन की है, कहीं ना कहीं घूम फिर के क्वेश्चन आ ही जाता है इन्हीं में से, ठीक है, तो सारी याद रखना। देन बेगम रुकिया, इन्होंने एक नॉवल लिखा था जो कि एक फिक्शनल नॉवल था, यूटोपियन टाइप में था, ठीक है। उसके अंदर उस नॉवल का नाम था सुल्तानाज ड्रीम, ठीक है। उस नॉवल में क्या था कि उन्होंने इमेजिन किया था कि जैसे लड़कियां पायलट बन रही हैं, लड़कियां मतलब बड़े बड़े काम कर रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, इस टाइप से उन्होंने इमेजिन किया है, ठीक है, जो कि अभी ट्रू भी हो गया है काफी काफी। ये उन्होंने 1905 के अंदर लिखा था, इनके नॉवल का नाम था सुल्तानाज ड्रीम, ठीक है। देन इन इंटरनेशनल स्ट्रीम के अंदर, इंटरनेशनल रिलीम के अंदर कौन कौन इंपॉर्टेंट राइटर थे, सबसे पहले आता है जीन बेथके एल्स्टेन। इन्होंने बुक लिखी थी वुमेन एंड द वॉर, कि वुमेन एंड वॉर, जब वॉर होता है तो वुमेन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे वुमेन्स को एक थिंग्स के तरह यूज किया जाता है, कैसे उन्हें ही सबसे ज्यादा सफर होता है, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। ये 1987 में उन्होंने पब्लिश की थी। देन सिंथिया इनलॉय ने लिखा है बनानास बीचीज एंड द बेसिस मेकिंग सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन 1990, फेमस बुक है, नाम भी आता है इसमें से, काफी जो कोट्स हैं वो आते हैं, जैसे एक आजकल इंटरनेट पे है ना, मैन विल बी मैन, ये उनकी पूरी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो ये सिंथिया इनलॉय की स्टेटमेंट है, ठीक है। देन उसके बाद है जूडिथ एंड टिकनर, जिसे हम जे एन टिकनर भी बोलते हैं, जे ए टिकनर भी बोलते हैं, उन्होंने लिखा है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन 1992, ठीक है। ये उनकी फेमस बुक है, और इसके अंदर उन्होंने जो मोरगेंथो ने जो 6 प्रिंसिपल दिए थे इंटरनेशनल रियलिज्म के, सॉरी, रियलिज्म के, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर है, उन्होंने इन्हें जेंडरिक करेक्टर के रूप में दोबारा रीडिफाइन किया है, ठीक है, इस बुक के अंदर। देन नेक्स्ट है रॉबर्ट इथेन, पब्लिश्ड हिज बुक नेम्ड इंटरनेशनल रिलेशन थियरी, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट इन 1989, ये इनकी बुक है। देन ग्रांट एंड न्यूलैंड ने पब्लिश किया जेंडर एंड इंटरनेशनल रिलेशन 1991। उसके बाद निवेदिता मेनन, जो कि एक जेएनयू में प्रोफेसर भी है फिलहाल, उन्होंने लिखी है सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट, देन रिकवरिंग सबवर्जन, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बियॉन्ड द लॉ, ठीक है, ये इनकी बुक है। और ये सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट, ये एक फेमस बुक है इनकी, ठीक है।
इनके आप स्पीचेस भी सुन सकते हैं। निवेदिता मेनन, ये जेएनयू की प्रोफेसर हैं, ठीक है। देन उसके बाद है कैथरीन मून, इन्होंने लिखा है सेक्स अमंग द अलाइज 1987, जो कि साउथ कोरिया के अंदर जो यूएस की मिलिट्री बेस था, वहां पे जो साउथ कोरियन वुमेन है उनका जो प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था उसके बारे में है, ठीक है। कैथरीन मून ने सेक्स अमंग द अलाइज, और ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, ईयर भी याद रखना, ठीक है। देन फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कुछ इशू हैं उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं जो कि फेमिनिस्ट ने नॉर्मली उठाए हैं, ठीक है। सबसे पहले फेमिनिस्ट जो है वो क्रिटिक है रियलिस्ट पैराडिम की, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका काम आता है, जे एन टिग्नर का, जहां पे उन्होंने जो मॉर्गेंथो के प्रिंसिपल थे उन्हें क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। जे.एन. टिग्नर ने एक आर्टिकल लिखा था, हैंस मोर्गेंथोस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, अ फेमिनिस्ट रीफॉर्मुलेशन इन 1988। इसके अंदर उन्होंने जो मोर्गेंथो के प्रिंसिपल थे उन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से दोबारा रीडिफाइन किए थे, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे में अगली स्लाइड में डाले हुए हैं कि क्या 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 रीडिफाइन किया था। She argues that what is considered central in the IR, like the diplomacy, military service, security service, जो भी चीज इंटरनेशनल रिलेशन में एक सेंट्रल पॉइंट लेती हैं, जैसे कि डिप्लोमेसी, मिलिट्री या सिक्योरिटी, जो भी चीज है वो सब मेंस कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये आर्ग्यू करते हैं ये। देन अब हम प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं वैसे, आपकी समझ के लिए मैंने ये डाले हैं ताकि आपको समझ आए कि उन्होंने क्या क्या रीडिफाइन किया और कहाँ तक उनकी बात ठीक है, ठीक है। ये सब हैंस जी मोर्गेंथो का फर्स्ट प्रिंसिपल है, पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लॉज विच हैव रूट्स इन द ह्यूमन नेचर, ठीक है। आपने मोर्गेंथो के प्रिंसिपल तो पढ़ रखे होंगे, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। पॉलिटिक्स, मोर्गेंथो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो ऑब्जेक्टिव लॉज से गवर्न होती है। ऑब्जेक्टिव मतलब समझते हो आप, ऑब्जेक्टिव वो कि ये फिक्स, कोई भी चीज फिक्स हो, ठीक है। कि हाँ भाई, ऑब्जेक्टिविटी साइंस में होती है, साइंस में जैसे कोई भी रिजल्ट आया वो फिक्स है, ऐसे ही मोर्गेंथो का कहना है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो ऑब्जेक्टिव है, वो कुछ फिक्स लॉज हैं उनके द्वारा गवर्न होती है, और उन लॉज के रूट किस में है, ह्यूमन नेचर में, ठीक है। मोर्गेंथो ये कहते हैं। बट जे.एन. टिग्नर कहती हैं ऑब्जेक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद मैस्कुलिनिटी। मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया था, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ऑब्जेक्टिव होना और सब्जेक्टिव होना। ऑब्जेक्टिविटी किससे एसोसिएट करते हैं, मेल्स से एसोसिएट करते हैं, और सब्जेक्टिविटी फीमेल्स से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। कहाँ पहुंचे हम, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी जो करेक्टर है वो मेल्स का करेक्टर है, मैस्कुलिनिटी करेक्टर है, वेराज ह्यूमन नेचर इज बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। उनका कहना है कि ह्यूमन नेचर में तो दोनों आते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना कि ऑब्जेक्टिव लॉज जो कि ह्यूमन नेचर के अंदर रूट्स हैं, ये तो ट्रू नहीं है। ऑब्जेक्टिव ह्यूमन नेचर, इसका मतलब आप ओनली मेल्स का ही नेचर कंसिडर करके चल रहे हो जो कि ऑब्जेक्टिव है। फेमिनाइन की बात तो हो ही नहीं रही है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। जे.एन. टिग्नर का ये कहना था। देन नेक्स्ट है नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ पावर। ये कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट हमेशा पावर के टर्म्स में डिफाइन होगा, ठीक है। कि किसी स्टेट के पास कितनी पावर है, ये नेशनल, उसका नेशनल इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा है, ठीक है, वो उतना ही सिक्योर है। देन मोर जो यहाँ पे जे ए टिकनर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एन इसलिए लिख दिया, ए डबल एन था वो एन ही पढ़ा जा रहा था, मैं बार बार पता नहीं एन क्यों लगा दिया मैंने। जे ए टिकनर है, ठीक है। यहाँ पे हर जगह देख लेना, ये देखो स्पेलिंग भी मैंने गलत कर रखी है, सही, ओके। टिकनर एन आएगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में कई जगह आपको टिकर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कई जगह आपको टिकनर भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, नेशनल इंटरेस्ट कांट बी डिफाइंड ओनली इन द टर्म ऑफ पावर, इट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। ये कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट ओनली हम पावर के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते, नेशनल इंटरेस्ट तो मल्टी डायमेंशनल होता है, उसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट आते हैं, एक ह्यूमन मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी आते हैं, उसके अंदर एनजीओज भी हैं, ओनली एक पावर के रूप में डिफाइन करना ये तो ट्रू नहीं है ना। देन उसके बाद है इंटरेस्ट कैन नॉट बी फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम। मॉर्गन तो कहते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो मतलब डायनामिक है, हर सिचुएशन में अलग अलग है, ठीक है।
अब यहाँ पे जे.एन. टिकनर कहती है कि जो पावर का जो डेफिनेशन है उसे ही हमें ब्रॉड करने की जरूरत है, ठीक है। जो पावर की डेफिनेशन है यहाँ पर तो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को ही ले रहे हैं, ये पावर की डेफिनेशन को हमें ब्रॉड करने की जरूरत है। उसके अंदर हमें कलेक्टिव एम्पावरमेंट की बात करनी चाहिए, ठीक है। पावर ओनली डोमिनेशन का नाम नहीं है कि हम एक आदमी पे डोमिनेट कर रहे हैं या एक स्टेट पे डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। पावर ओन नहीं करना है, हमें पावर विद करना है, ठीक है। हमें साथ में लेके चलना है हर किसी को, ये जे.एन. टिकनर का कहना है, ठीक है। देन उसके बाद है द मोरल प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एक्शन ऑफ स्टेट, कि कोई भी स्टेट एक एक्शन ले रहा है तो वहां पे मोरल प्रिंसिपल से गाइडेड नहीं है, वहां पे हम मोरल प्रिंसिपल नहीं लगा सकते एक स्टेट के एक्शन पे। यहाँ पे जे.एन. टिकनर बोलती हैं कि सॉरी पढ़ लेती मैं, सी रिजेक्ट दैट देयर कैन बी सेपरेशन बिटवीन द पॉलिटिकल एक्शन एंड मोरलिटी। ये कहती हैं कि पॉलिटिकल एक्शन और जो मोरलिटी है उसके बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उनको हमें साथ लेके चलने की जरूरत है, ठीक है। जे.एन. टिकनर का ये कहना है। देन नो आइडेंटिफिकेशन बिटवीन मोरल एस्पिरेशन ऑफ द नेशन एंड यूनिवर्सल लॉ। ये कहते हैं कि यूनिवर्सल जो मोरल लॉज हैं और जो नेशन की मोरल एस्पिरेशन है उनके बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। बट टिकनर जो है इनका कहना है कि सिमिलरिटी है, बेशक सभी चीजें सिमिलर ना हो बट कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो कि ह्यूमैनिटी से एसोसिएटेड हैं, वो सिमिलर है, ठीक है। देयर नीड टू बी एम्फेसिस ऑन द कॉमन मॉरल एलिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी के कॉमन एलिमेंट्स हैं उन पे तो कम से कम हम कॉमनलिटी ड्रॉ कर सकते हैं। दैट वुड हेल्प इन बिल्डिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जहां पे हम इंटरनेशनल लेवल पे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, वहां पे सभी मिलके काम कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन के लिए, जैसे कि आप लगा लो कि एनवायरनमेंट के लिए, पीस के लिए, डेवलपमेंट सभी का, ठीक है, बराबर हो, रेसिज्म, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हर कोई मिलके काम कर सकता है, ठीक है। देन पॉलिटिकल स्फेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑटोनॉमस। इनका कहना है मॉर्गेंथो का कि पॉलिटिकल स्फेयर जो इंटरनेशनल रिलेशन का है वो ऑटोनॉमस है, अनार्किक है, ठीक है। देन यहाँ पे टिकनर बोलती हैं कि ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल स्फेयर ऑफ इंटरनेशनल, आईपी मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यहाँ पे आईआर मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन, आईपी मतलब होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल स्फेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेक इट एक्सक्लूजनरी, ठीक है। यहाँ पे ये कहना चाहती हैं कि अगर ऑटोनॉमस है तो मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है पहले इन्होंने एसोसिएट की थी कि ये ओनली मैस्कुलाइन है, ठीक है। टिकनर ने बोला था कि ये ओनली मैस्कुलाइन है, इसका मतलब अगर वो ऑटोनॉमस है तो वहां पे फीमेल्स की तो बात हो ही नहीं रही, ठीक है। यहाँ पे फीमेल एक्सक्लूजन में हो जाती हैं कि उन्हें बाहर निकाला जाता है, कि उनकी तो बात ही नहीं हो रही, एक्सक्लूजन में रहो तुम, मार्जिनल लेवल पे रहो, ठीक है। तो ये टिकनर ने 6 जो प्रिंसिपल मॉर्गेंथो ने दिए थे उन्हें रीडिफाइन किया था और उन्हें उन प्रिंसिपल को बोला था कि वो मैस्कुलाइन है और वो मतलब सिर्फ मेल्स की बात करती हैं, वहां पे फीमेल का रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर इन प्रिंसिपल में भी कुछ समझ नहीं आया है ना तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, कमेंट इज ओपन फॉर यू। उसके बाद नेक्स्ट चलो, जो फेमिनिस्ट हैं वो अब बोलते हैं कि जो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है वो जेंडराइज्ड किया हुआ है मेल्स ने, ठीक है। फेमिनिस्ट का ये कहना है। अब देखो, द मेन स्ट्रीम थियरी ऑफ द आईआर ट्रीट द स्टेट एज मेन एक्टर। जो मेन स्ट्रीम थियरीज हैं जैसे रियलिज्म, लिबरलिज्म, वो स्टेट को मेन एक्टर की तरह ट्रीट करती हैं और सिक्योरिटी ओनली स्टेट की सिक्योरिटी की बात करती हैं। स्टेट्स सिक्योरिटी इज कंसर्न विद द स्टेट सिक्योरिटी ओनली, ठीक है। वहां पे ओनली स्टेट की सिक्योरिटी की बात होती है, स्टेट के पावर की बात होती है, स्टेट के इंटरेस्ट की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे और किसी का भी तो इंटरेस्ट है। ये कहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम थियरी का जो अप्रोच है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, ठीक है। वहां पे स्टेट से बात स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद कहीं इंडिविजुअल का नंबर आता है, ठीक है, एक इंसान का नंबर आता है। बट हमें जरूरत है कि हम इंडिविजुअल से बात करें तब स्टेट पे जाएं, ठीक है, तब ही सिक्योरिटी हो सकती है सबकी।
Feminists argue that the concept of security need to be understood from bottom up approach, मतलब कि इंडिविजुअल से स्टेट तक की हम चल के जाएं, where individual and communities are also prioritized, ताकि इंडिविजुअल और कम्युनिटीज की भी बात हो सके, ठीक है, इनका ये कहना था। देन नेक्स्ट है prioritizing the state security is directly detrimental to the individual and women security, ठीक है, ये कहते हैं कि जब सिक्योरिटी, जो स्टेट की सिक्योरिटी है, ओनली उसे ही प्रियोरिटाइज करते हैं, हम उसे ही प्रियोरिटी देते हैं, तो जो इंडिविजुअल की और जो वुमेन्स की सिक्योरिटी है वो हमेशा उसका हनन होता है, मतलब उसे ब्रीच किया जाता है, उसे मायने ही नहीं रखा जाता, ठीक है। इस टाइप से बात करते हैं, एक एग्जांपल देके आप समझो, ठीक है। इसे देखो, साउथ कोरिया के अंदर जब यूएस की फोर्सेस, जो यूएस के सोल्जर वहां पे सैंक्शन थे, जब साउथ कोरियन वार हुआ था 1950 और 53 के बीच में, ठीक है, तो वहां पे यूएस के सोल्जर थे, तो साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने खुद, गवर्नमेंट ने खुद मिलके, जो प्रोस्टिट्यूशन हो रहा था साउथ कोरियन वुमेन्स का, उसके अंदर गवर्नमेंट खुद इंडल्ज थी, ठीक है, जो रैकेट चल रहे थे प्रोस्टिट्यूशन के, गवर्नमेंट उन्हें खुद चला रही थी, ठीक है। क्यों चला रही थी? ताकि जो यूएस के सोल्जर हैं वहीं रहें, और जो साउथ कोरिया की सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी से खतरा किसे है, सॉरी, साउथ कोरिया को खतरा किससे है? नॉर्थ कोरिया से है, ठीक है। तो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी यानी कि आप लेके चलो कि स्टेट की सिक्योरिटी की बात हो रही है, ठीक है, मतलब साउथ कोरिया की सिक्योरिटी, मतलब साउथ कोरिया जो स्टेट है उसकी सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो उसके लिए वुमेन्स की सिक्योरिटी तो गई ना, क्योंकि गवर्नमेंट खुद उस चीज में इंडल्ज हो रही है, गवर्नमेंट खुद ऐसे रैकेट चला रही है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है। तो यहाँ पे जब स्टेट की सिक्योरिटी प्रायोरिटाइज्ड की जाती है, तो वहां पे वुमेन की और इंडिविजुअल की सिक्योरिटी हमेशा दब जाती है, डिटर्मिनेंटल हो जाती है, उसका कुछ नहीं पता होता कि वो रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। समझ आ गया आपको? ओके। वुमेन सिक्योरिटी वॉज फंडामेंटली कॉम्प्रोमाइज फॉर द स्टेट सिक्योरिटी, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रेप एज अ सिस्टमेटिक मिलिट्री स्ट्रेटर्जी। जो रेप जो है, जो कि रेप को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाता है, एक स्ट्रेटर्जी की तरह यूज किया जाता है, सिस्टमेटिक मिलिट्री स्ट्रेटर्जी की तरह, ठीक है। यहाँ पे फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि रेप एक जस्ट एक्सीडेंट ऑफ वॉर नहीं है कि वार हुआ तो इसलिए हुआ, बल्कि एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटर्जी की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? ये पैट्रियार्कल सोच की वजह से, जो कि एक वुमेन को ओनली प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करती है। जैसे कि एक, जब कोई स्टेट दूसरे स्टेट में अटैक करता है तो वहां की टेरिटरी कैप्चर करता है, ठीक है, वहां पे वुमेन्स को भी ऐसे कैप्चर किया जाता है जैसे कि वो एक प्रॉपर्टी हो, एक थिंग हो, एक चीज हो, ठीक है, जिसे कैप्चर कर लो और उनका रेप किया जाता है, एक स्ट्रेटर्जी बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेटर्जी कैसे बनती है, एक एग्जांपल देखो। रेप को एक पॉलिसी की तरह यूज किया जाता है, कैसी पॉलिसी? एथनिक क्लीनिंग की, एथनिक क्लींजिंग की। एक एग्जांपल है, जैसे बोसानिया और हर्जेगोविना में क्या हुआ था कि वहां पे जो बोसानियन वुमेन्स थी, मुस्लिम वुमेन्स थी, उनका रेप किया गया था, इसलिए कि उनके अंदर जो बच्चा होगा वो हर्जेगोविना जिन्होंने अटैक किया था उनका होगा, ठीक है, उनकी डिसेंट का होगा। और ये क्यों माना जाता है कि हाँ उनकी डिसेंट का होगा? ऐसी पॉलिसी ही क्यों लाई जाती है? क्योंकि ये पैट्रियार्कल सोच में है, जो ये मानती है कि जो रेस है, जो कि आगे जो हिरार्की चलेगी, जो परिवार चलेगा, वंश चलेगा, वो मेल से चलेगा, ठीक है। ये उस सोच में बैठा हुआ है कि वो वंश मर्द से चलेगा, एक मेल से चलेगा, ठीक है। इस वजह से ये एक पॉलिसी की तरह यूज किया जाता है, एक सिस्टमेटिक वेपन की तरह यूज किया जाता है। बल्कि ये बात ट्रू भी नहीं है। देखो आप, कोई भी चीज है, मतलब कोई भी एक बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर 50% मेल होता है, 50% जो फीमेल होती है उसका करेक्टर होता है। तो इस बात को हम कैसे मान ले कि मेल से रेस चलेगी आगे? ओनली जो बच्चा पैदा होगा वो मेल का ही होगा, उसके अंदर क्या फीमेल करेक्टर नहीं है? ठीक है, तो ये एक सोच है जो अंदर बैठा रखी है पैट्रियार्कल सिस्टम ने, ठीक है। ये फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट मूव करें। आई थिंक समझ आ गया होगा, मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ।
और सरनेम, उसके बाद पैट्रियार्कल सोच में वो एक लगा सकते हो आप कि सरनेम भी मेल का ही लेना पड़ता है एक वुमेन को, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्टर टर्न्स प्रेडेटर। जो प्रोटेक्टर बन के आते हैं जो वॉर टाइम में कि हम वुमेन्स को और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करेंगे, वो प्रीडेटर बन जाते हैं, ठीक है, वो ही शिकारी बन जाते हैं और शिकार करते हैं जो जिनको प्रोटेक्ट करने वो आए हैं, ठीक है। Several cases of abuse and assault on the women and children have been reported by the UN peacekeeping। जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है उन्होंने खुद असॉल्ट किए हैं, ऐसे बहुत सारे केस आए हैं। और किस टाइप के केस हैं? सेक्स ट्रैफिकिंग के हैं, सॉलिस्टिंग प्रोस्टिट्यूट के हैं, फोर्स चिल्ड्रन इनटू द प्रोस्टिट्यूशन, देन हैविंग सेक्स विद द माइनर, इस टाइप के केस बहुत आए हैं। जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उन्होंने खुद ऐसी क्राइम किए हैं, ठीक है। जैसे किन किन मिशंस में आए हैं ऐसे केस? सबसे पहले ये किस में आया था? कंबोडिया के अंदर 1992 के अंदर जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स थी वहां से आया था। देन उसके बाद बोस्निया हेर्जेगोविना, हेती, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन ईस्ट तैमूर, इन सभी से ये केस आए हैं, ठीक है। उसके बाद है वार एंड मस्कुलिनिटी। समझ आया आपको? एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे एक चीज और देखो आप, ठीक है। जो पेट्रियार्कल सोच है, जो पेट्रियार्की जो सिस्टम है उसने जो एक सोच बनाई हुई है, ठीक है, वो इस टाइप की माइथ्स बनाती है। किस टाइप की? कि जो मेल्स हैं वो लड़ने जाएंगी, फीमेल्स किसका काम करेंगी? घर पे एक पैसिफायर का काम करेंगी और वहां पे उन्हें स्ट्रेंथ देंगी, ठीक है। तो वहां पे फीमेल्स को किस तरह से एक रखा गया है, एक प्रोटेक्टेड की तरह, कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मेल्स जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मतलब कि ऐसी एक माइथ क्रिएट की गई है सोसाइटी के अंदर, पैट्रियार्कल सोसाइटी ने क्रिएट की है, ठीक है। उसके बाद क्या कि मतलब वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को वो प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। और फीमेल्स उस टाइम पे क्या हो जाती है? नॉन कॉम्बेटेंट। कॉम्बेटेंट एंड नॉन कॉम्बेटेंट समझते हो? कॉम्बेटेंट वो होते हैं जिनके पास हथियार होते हैं, जो कि जो फोर्सेस होती हैं किसी भी स्टेट की, वो कॉम्बेटेंट होती हैं जिनके पास हथियार होते हैं, ठीक है, जो कि लड़ाई में फोर फ्रंट पे जाके लड़ाई करते हैं, ठीक है, वो कॉम्बेटेंट होते हैं। नॉन कॉम्बेटेंट वो होते हैं जिनके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, जैसे कि वुमेन, चिल्ड्रन या जो भी सिविलियन बच गए स्टेट के अंदर, वो नॉन कॉम्बेटेंट है, ठीक है। तो ये एक माइथ है, फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ये एक माइथ है कि जो फीमेल्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वॉर में जा रहे हैं। और फीमेल को कैसे काम करना चाहिए? फिर एक पैसिफायर की तरह मेल्स को मतलब भेजना चाहिए कि हाँ वो फिर हमें प्रोटेक्ट करेंगे। ये माइथ क्रिएट की गई है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। फेमिनिस्ट ऐसा बोलते हैं। देन उसके बाद है वार एंड मस्कुलिनिटी। अब वॉर को मस्कुलिनिटी के साथ एसोसिएट करते हैं। जब एक सोल्जर को ट्रेन करते हैं तो उसके अंदर एक मस्कुलाइन ट्रेट्स डाली जाती हैं कि उसे एग्रेसिव होना है, रफ होना है, टफ होना है, ठीक है। उसके अंदर फीमेल्स के करेक्टर नहीं होने चाहिए अगर वो एक सोल्जर है, ठीक है। इस टाइप से उसे एक सोल्जर बनाया जाता है। देन उसके बाद है जब ऐसा भी नहीं है कि वो ओनली मेल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, फीमेल भी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे एक एग्जांपल लो, सिविल वॉर जो सीरा लियोने जो कंट्री है उसके अंदर हुआ था 1991 से 2002 के अंदर, इसके अंदर फीमेल्स ने पार्टिसिपेट भी किया है, एक हथियार लेके लड़ी भी है, कॉम्बेटेंट की तरह भी काम किया है। बट लास्ट में उन्हें क्या मतलब उन्हें ब्रेवरी के लिए क्या कहा जाता है कि वो एक आदमी की तरह लड़ी हैं। क्यों भाई? एक औरत औरत की तरह नहीं लड़ सकती? वो उसे ये कहा जाता है कि एक आदमी की तरह उसने मर्दानगी दिखाई है, ठीक है। सिर्फ मर्दानगी में ही वो करेक्टर है कि हाँ वो बचा सकती है, वो लड़ सकती है, ठीक है। ऐसा फीमेल्स के अंदर फेमिनिटी की करेक्टर क्यों नहीं है? फेमिनिटी की अपनी इंडिविजुअल कोई पहचान क्यों नहीं है? लास्ट में उसे ब्रेवरी और वॉयलेंस के लिए ये कहा जाता है कि वो मर्दानी की तरह तरह लड़ी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखो एक कोट आप कर सकते हो। यहाँ पे है सुभद्रा
कुमारी चौहान, आपने सुना होगा इनका नाम, एक राइटर है। इन्होंने झांसी की रानी जो कविता थी वो लिखी है, हमने बहुत गाई होगी बचपन में स्टेज पे चढ़ चढ़ के, ठीक है। तो उसमें हम क्या लाइन गाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी थी झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे मर्दानी वर्ड एसोसिएट कर रहे हैं कि वो लड़ी भी थी, और किस तरह लड़ी थी, मर्दानों की तरह लड़ी थी, एक आदमी की तरह लड़ी थी, ठीक है। उसका फेमिनाइन कैरेक्टर कहाँ पे है, हम उसे एक फीमेल की तरह क्यों नहीं ट्रीट कर रहे। अगर ब्रेवरी दिखा रहे हैं तो मैस्कुलाइन मतलब सिर्फ मेल ही ब्रेवरी दिखा सकते हैं, ऐसे ही वर्ड क्यों बनाए गए हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी ही नहीं बनाई है कि हाँ हम उसे एक फीमेल की तरह ट्रीट करें, ठीक है। देन उसके बाद है, बहुत कुछ मैंने समझा दिया है ना। कोई नहीं, अगर आपको समझ आता है ना तो दिमाग में डाल के रखा करो इन बातों को। इसे सिर्फ ये नहीं है कि हम थियोरी के रूप में पढ़ रहे हैं, इन चीजों को लाइफ में भी लगाओ। आपको लगेगा सच में फीमेल्स मार्जिनलाइज में है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप खुद जब एक अच्छा इंसान सोच समझ के, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जब सोचेगा ना खुद से, उसे लगेगा कि फीमेल और भी मार्जिनलाइज्ड है मेल से भी। देखो हमारी सोसाइटी में क्या चलता है कि सबसे पहले मेल्स हैं, मेल्स में भी दो कैटेगरी हैं, एक अपर क्लास, एक जो लोअर क्लास है, ठीक है। हमारे इंडिया में लगाओ अपर क्लास में, बाहर की कंट्रीज में आप लगा लो जो गोरे हैं, और लोअर क्लास में जो ब्लैक हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में अपर क्लास में जो अपर कास्ट जो है, और लोअर क्लास में जो गरीब हैं, जो एससीज हैं एसटीज हैं, उन्हें माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोअर क्लास के जो मेल्स हैं वो मार्जिनलाइज पोजीशन पे हैं, जो अपर क्लास के मेल्स हैं उनसे, ठीक है। अब इसके बाद भी जो लोअर क्लास में आते हैं वो है वुमेन। वुमेन यहाँ पे भी अपर क्लास के घरों में भी मार्जिनलाइज्ड हैं और लोअर क्लास के घरों में भी मार्जिनलाइज्ड हैं, ठीक है। देन इससे भी नीचे आता है LGBTQ जो ग्रुप है वो आता है, ठीक है। थर्ड जेंडर आता है, जिनकी तो बात अभी अभी होने लगी है, उससे पहले कभी बात हुई ही नहीं, ठीक है, जिन्हें कोई अधिकार नहीं था, उनसे भी नीचे ये है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ कि एनिमल्स की बात, यहाँ पे बात करते जाओगे ना तो हमारे नीचे हमेशा कोई ना कोई मिलेगा। जब एक अच्छा इंसान समझदार इंसान होगा तो वो सोचेगा इन सब चीज के बारे में, वो अपने आप पैशनेट हो जाएगा, उसके अंदर अपने आप घमंड खत्म हो जाएगा कि मैं अपर क्लास हूँ, मैं मेल हूँ। ये सब घमंड अपने आप खत्म हो जाते हैं जब हम समझदारी पे आते हैं, जब हम चीजों को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो, ग्लोबल इकोनॉमी एंड द जेंडर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ग्लोबल इकोनॉमी में या फिर जो फिलहाल जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है उसके अंदर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जेंडर देखते हैं, ठीक है। वुमेन्स को एक लो पेड जॉब दी जाती है, आप कहीं पर भी देख लो, मैनेजर की पोस्ट पे आप देखोगे, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके देख लो, या किसी भी एक स्टेट के इंस्टीट्यूशन में या पार्लियामेंट में या कहीं भी जाकर देख लो, वुमेन्स कितनी मिलेंगी आपको, ठीक है। वुमेन्स को लो पेड जॉब्स में डाला जाता है, मेल्स को हायर पेड मैनेजर लेवल की जॉब है, मैनेजरियल जॉब्स हैं वो उनसे एसोसिएट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है हाउस होल्ड वर्क्स हैं, उन जो हाउस होल्ड वर्क है एक वुमेन कर रही है, उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। वुमेन्स के ऊपर डबल बर्डन है। डबल बर्डन का कॉन्सेप्ट समझते हो? डबल बर्डन मतलब है कि हाउस होल्ड का काम भी एक वुमेन कर रही है, एक औरत अपने घर पे भी काम करके जा रही है और बाहर भी जाके वो काम कर रही है, और फिर भी उन्हें पैसे कम मिल रहे हैं, ठीक है। डबल बर्डन हो गया। एक जो मर्द है वो तो ओनली आके वहां पे बस ये बोल देता है, ऑर्डर दे देता है, इस टाइप से, ठीक है। तो वुमेन के ऊपर डबल बर्डन है। देन उसके बाद है वुमेन आर गिवन सेकेंडरी रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी वुमेन को सेकेंडरी रोल दिया जाता है। जैसे देखो कोई भी डिप्लोमेट है, लगभग जो डिप्लोमेट है मेल्स हैं, बट अब तो फीमेल्स भी आ गई हैं, बट इतना नहीं है, प्रपोर्शन बहुत कम है, ठीक है। जो इंटरनेशनल लेवल पे लीडर है वो भी मेल्स हैं। तो वुमेन को ओनली सेकेंडरी रोल दिया जा रहा है, जैसे डिप्लोमेट्स की वाइफ के रूप में, जो कि उन्हें सिर्फ घर पे हेल्प कर देती हैं, उनको सेकेंडरी वर्क के लिए हेल्प करती हैं, जैसे कागज कार्रवाई के जो भी काम है उनमें हेल्प कर रही हैं। जो डिप्लोमेसी फोर फ्रंट लेवल पे क्रिएट हो रही है उस पे तो जाके वो हेल्प कर ही नहीं पा रही है, ठीक है। फोर फ्रंट लेवल पे तो वुमेन्स है ही नहीं, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, ऊपर लगा लो या कहीं भी लगा लो, ठीक है। दो चार पॉइंट और हैं, देखो। लीडरशिप में भी आप देखो कि ये माना जाता है कि जो लीडर लीडर को एग्रेसिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इस टाइप से। बट
फीमेल्स के जो करेक्टर हैं वो तो वहां पे माने ही नहीं जाते। जो अच्छे लीडर हैं उन्हें एक मैस्कुलाइन करेक्टर के रूप में ही देखा जाता है। उनकी फॉलोअरशिप, जो एक समझदारी की बात करता है या मतलब एग्रेसिव होके बात नहीं करता, उनकी फॉलोअरशिप बहुत कम है। जो एग्रेसिव होके बात कर रहा है, जो उनकी फॉलोअरशिप बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्कॉलर्स के मामले में भी आप यही लगा लो, हर मामले में लगाओगे। जब कोई फीमेल स्कॉलर ने अगर कोई चीज लिखी है, फीमेल फिलोसफर या स्कॉलर, उन्होंने कोई चीज लिखी है, उसे कम वैल्यू दी जाती है। मेल जो स्कॉलर ने लिखी है उसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, ये सब कुछ चेंज करना है। स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, सब कुछ बनना है, सब कुछ हमें ही चेंज करना है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में सोचना है हमें। ओके, देन आप, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। देखो, ये माना जाता है कि मेल लीडर, नॉर्मली मेल लीडर आपको दिखेंगे हर जगह। ठीक है, अब देखो काफी फीमेल लीडर जिन्होंने कोविड टाइम में भी एक फोर फ्रंट पे आके काम किया है, एक अच्छे लेवल पे काम किया है। ठीक है, जिसमें आप जैकिंडा आर्डर्न जो पीएम है न्यूजीलैंड की, देन एंजेला मार्कल जो चांसलर है जर्मनी की, सना मरीन जो फिनलैंड की पीएम है। ठीक है, देन साई इंजुएन जो प्रेसिडेंट है ताइवान की। इन्होंने अच्छे से, बहुत अच्छे से कोविड के टाइम पे जो कंडीशंस हैं उन्हें संभाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स काम नहीं कर सकती, फीमेल भी अच्छा काम कर सकती हैं, बस ओनली हमारे सोच में है कि नहीं कर सकती। ठीक है, देन उसके बाद चलते हैं। अब जो यूएन ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो पढ़ लेते हैं, थोड़े बहुत लिए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वुमेन्स, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन द वुमेन वाज हेल्ड इन मैक्सिको सिटी में हुई थी 1975 के अंदर। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था कि यूएन डिकेड मनाया जाएगा 1975 से 85 तक। ठीक है, ये इसके अंदर रिजोल्यूशन था। देन उसके बाद in 1979, the UNGA adopted the Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against the Woman कि 1979 के अंदर एक कन्वेंशन अडॉप्ट हुई थी कि सभी टाइप की जो डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स के अगेंस्ट होते हैं उसे एलिमिनेट करना है 1979 के अंदर। देन सेकंड जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कोपेनहेगन में हुई थी डेनमार्क के अंदर 1980 के अंदर। थर्ड हुई थी नेरोबी 1985 केन्या के अंदर। देन फोर्थ बीजिंग के अंदर हुई थी चाइना के अंदर 1995 के अंदर। ठीक है, देन 2010 के अंदर यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने यूएन वुमेन एक मतलब एक ग्रुप बनाया था यूएन के अंदर, जहाँ पे वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, अब ये सब स्टेप टेकन मतलब ले लिए गए हैं, बट और भी स्टेप लेने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी कहीं पर भी आपको इक्वलिटी नहीं दिखेगी। ठीक है, चाहे वो लीडरशिप में हो, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखो, घर पे देखो, बाहर देखो, कहीं पर भी देखो, बहन भाइयों में देखो, आपको कहीं भी वो चीज नहीं मिलेगी। अगर आपको एक अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रहा है तो बहुत भाग्यशाली हो आप। ये लगा लो। ठीक है, जो गर्ल्स हैं, बट नॉर्मली गर्ल्स के साथ में होता है, बट कहीं कहीं गर्ल्स मिसयूज भी करती हैं। हर टाइप के हैं, कोई नहीं, मैं इस पे ये नहीं कहती, बट एक समझदार इंसान के रूप में हमें इतना करना है कि हम खुद की सोच बदलें और कम से कम एक सहज तरीका अपनाएं। ठीक है, ये नहीं घमंड करना है कि हम मर्द हैं, हम मेल हैं, हमें ये करेक्टर होने चाहिए। कोई चीज नहीं है कि जो फिक्स है, सब कुछ सोसाइटी ने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, भगवान ने सिर्फ मेल फीमेल बनाए थे, और सब कुछ उनके अंदर क्या डालना है वो सब सोसाइटी ने फिक्स किया हुआ है। आप खुद से सोच बदलोगे तो ही बदलेगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि सोच बदलो अपनी। ठीक है, अभी बहुत लेक्चर हो गया है। आपको कोई इश्यू है, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट में मेंशन कर दिया करो। और इस टाइम पे ना, मैं आपको सच बताऊं तो मेरे ना काफी 5 से 10 फॉलोवर बढ़े थे, मतलब सब्सक्राइबर बढ़े थे। मुझे बहुत खुशी हुई थी, सच बताओ ना। मुझे इतनी खुशी होती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे बताते हैं कि मैम हमें बहुत अच्छी लगी, समझ आई। मुझे बहुत खुशी होती है, आप बताया करो। मैं भी आपके लिए उतने ही एक्साइटेड होके फिर काम करती हूँ, उतनी ही लगन से काम करती हूँ कि हाँ, मुझे देखना चाह रहे हैं बच्चे, मुझसे समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी की क्लास हम एंड करते हैं। थैंक यू।